हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो बिजनेस लॉ के चैप्टर नंबर 22 की है। बिजनेस लॉ की जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम एक वीडियो में कंप्लीट चैप्टर कवर अप करवा रहे हैं, उसकी ये चैप्टर नंबर 22 की वीडियो है जिसका टाइटल है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और ऑनरशिप, की प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र या फिर ऑनरशिप की ट्रांसफ़र। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और ऑनरशिप। Introduction. A sale contract transfer the ownership of goods from one person to another in exchange for an agreed price. सेल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप होती है ऑफ गुड्स की एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे इन एक्सचेंज किस चीज़ के एक्सचेंज में? एक प्राइस के एक्सचेंज में। विदाउट द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स देयर कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है तो वहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हो सकता। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू द बायर इज द कोर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ओनरशिप की ट्रांसफर, ये कोर पॉइंट है इसका कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, आगे देखो, व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और टाइटल। अब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप क्या है, ये टाइटल का ट्रांसफर क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इम्प्लाइज द ट्रांसफर ऑफ ऑल राइट्स टू द प्रॉपर्टी इन गुड्स। गुड्स की जो प्रॉपर्टी है उसके सारे राइट ट्रांसफ़र करना फ्रॉम सेलर से टू द बायर की तरफ, बाय वर्च्यू ऑफ विच द बायर, मतलब अपनी सहमति से, अपनी इच्छा से, ऑफ विच द बायर कैन यूज़ द गुड्स एज ही डिज़ायर्ड, जिसकी वजह से, मतलब अगर हम राइट ट्रांसफ़र कर देंगे सारे तो जिसकी वजह से क्या होगा, बायर उस गुड्स को जैसा मर्जी चाहे वैसे यूज़ कर सकता है। एंड दिस राइट ऑफ द बायर कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड, और उस बायर के ये राइट्स को कोई भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो अब उसकी चीज़ है, वो उसका ऑनर है। ठीक है। It is important here to understand the difference between the transfer of ownership and transfer of possession of goods. अब देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करना कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन में। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है कि हम अब उसके वो सारे राइट्स हैं सामने वाले पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमारे पास उस गुड्स या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। और ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन यही होता है कि हमने सामने वाले को सिर्फ गुड्स ट्रांसफ़र करी है, उसके ओनर अभी सिर्फ हम ही हैं। ए पर्सन मे बी द ओनर ऑफ द गुड्स इवन इफ द गुड्स आर नॉट इन हिज पोजीशन। अगर हमारे पास हमारी गुड्स है भी नहीं तब भी हम उसके ऑनर हो सकते हैं। इफ़ अ पर्सन हु हैज़ द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स सेल्स द गुड्स इवन इफ दे आर नॉट इन हिज पोजीशन, द राइट ऑफ द ओनरशिप ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। अगर देखो, अगर मेरे पास मेरी चीज़ है नहीं, सामने वाले बंदे के पास है, अगर वो मैंने अपनी चीज़ किसी तीसरे पर्सन को बेच दी है तो मेरे सारे राइट तीसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाएंगे, चाहे वो पोजेशन अभी मेरे पास है या नहीं, चाहे वो गुड्स है या नहीं मेरे पास। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राम गिव्स हिज वॉच टू श्याम ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। राम ने अपनी वॉच श्याम को बेच दी है कि भाई तू तेरे को अच्छी लगे दे दियो, नहीं तो वापस ले लियो, नहीं तो वापस रिटर्न कर दियो। एंड अलाउज हिम टू कीप इट इन 4 days, 10 days के लिए अलाउ किया कि 10 दिन तक देख ले, ठीक है, 10 दिन बाद रिटर्न कर दियो। एंड और या खरीदनी तो खरीद कर लियो। एंड बाय इफ इट लाइक्स, अगर उसको अच्छी लगती है तो बाय कर लियो, अदरवाइज रिटर्न द वॉच, रिटर्न कर दियो। हेयर राम हैज़ ओनली गिवन द पोजेशन ऑफ द वॉच टू श्याम। यहाँ पर राम सिर्फ क्या दे रहा है, पोजेशन दे रहा है। ही हैज़ नॉट ट्रांसफर द ओनरशिप, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर हो रही यहाँ पे। इफ आफ्टर 10 days श्याम वांट टू बाय द वॉच एंड पेज इट्स प्राइस टू राम, द ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड एंड श्याम विल बिकम द ओनर। अब 10 दिनों बाद अगर उसको पसंद आ जाती है वो घड़ी और उसके लिए वो प्राइस पे कर देता है तो वो उसको ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देगा। अब जो श्याम है वो ओनर बन जाएगा उस घड़ी का। ठीक है, आगे देखो, transfer of ownership from the seller to the buyer is important in contract of sale for the following reason। क्यों important है ओनरशिप ट्रांसफर करना? रिस्क फॉलो अप ओनरशिप। देखो, ओनरशिप के साथ ना रिस्क फॉलो होता है। देखो, सपोज करो, मान लो मेरी गाड़ी है, ठीक है, मैंने किसी को ऐसे ही एज अ पोजीशन दे रखी है। ठीक है, सपोज कीजिए मैं अभी किसी को गाड़ी किसी को यूज़ करने के लिए दी है और तेरे को अच्छी लगती हो तो रख लियो और नहीं तो वापस दे दियो। अब मेरी गाड़ी उसके पास है, अब उस गाड़ी का नाम मेरे ऊपर चढ़ा, मतलब कि मेरे नाम पे वो गाड़ी है। ठीक है, अगर वो उस गाड़ी से, अब रिस्क फॉलो करता है ओनरशिप के साथ में, अगर वो उस गाड़ी से कुछ गलत काम करता है या फिर उस गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो
उसका सारा रिस्क मेरे ऊपर है। क्यों? क्योंकि मैं उस गाड़ी की ऑनर हूँ। उसने चाहे कुछ भी किया लेकिन ऑनर को ही पकड़ा जाएगा। ठीक है। The fundamental principle of law is that risk and ownership are coexistence. One follows the other even if there is a no transfer of possession. अगर ट्रांसफर ऑफ पोजेशन भी नहीं होता तब भी रिस्क फॉलो उसके साथ होता है। इफ द गुड्स आर डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड बाय एनी पर्सन, अब मान लो मेरी ओनरशिप है, ठीक है, मेरी गाड़ी की मेरी ओनरशिप है, मैं ओनर हूँ। अब गाड़ी किसी थर्ड पर्सन ने ख़राब कर दी लेकिन जो रिस्क होगा, जो डैमेज होगा, वो सारा मेरे ऊपर ही क्लेम होगा। तो रिस्क फॉलो करता है ओनरशिप को। इसलिए अगर आपको आपकी गाड़ी कोई लेना चाहता है तो आपको, अगर मान लो सपोज करो, मान लो आपने किसी परिवार के मेंबर में कोई दूर की रिश्तेदारी में आपने अपनी गाड़ी बेच दी गाड़ी, पैसे भी ले लिए। वो कह रहा है कि क्या करना है, ट्रांसफ़र करवा के नाम जी आपकी नाम चढ़ी हुई है, कोई बात नहीं, हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यूज़ कर रहे हैं। अब वो कोई गलत यूज़ करता है, उससे कोई कुछ मिसकंडक्ट हो जाती है कार के रिगार्डिंग, तो उसकी जो भी डैमेज होगी वो मेरे को पे करनी पड़ेगी। इसलिए ओनरशिप को ट्रांसफ़र करवाना बहुत ज़रूरी है। आगे देखो, एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। इफ द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड डैमेज्ड बाय एनी एक्शन ऑफ द थर्ड पार्टी, ओनली द ओनर ऑफ द गुड्स कैन इनिशिएट एनी प्रोसीडिंग अगेंस्ट थर्ड पार्टी। अगर कोई थर्ड पार्टी हमारी चीज़ को ख़राब कर देता है, कुछ डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, तो सिर्फ ओनर को ही राइट होता है। इसलिए ओनरशिप ट्रांसफर करना जरूरी है, क्योंकि ओनर को ही राइट होता है कि वो थर्ड पार्टी को स्यू कर सकता है। ठीक है। इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर और द बायर। अगर सेलर या बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो भी ओनरशिप जो है ट्रांसफ़र करवाना बहुत ज़रूरी होता है। देखो, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर और ए बायर, या तो बायर या सेलर इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो जाता है, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू नो इफ़ द ऑफिशियल रिसीवर कैन टेक ओवर द गुड्स। ये इंपॉर्टेंट होता है कि नो करना, जो उसका ऑफिशियल रिसीवर है, यानी जो सेलर, या तो जो भी इंसॉल्वेंट हुआ है सेलर या फिर बायर, उसका जो ऑफिशियल रिसीवर है उसने टेक ओवर किया है गुड्स का। दिस डिपेंड्स ऑन हु बिकम्स इंसॉल्वेंट। ये डिपेंड करता है कौन इंसॉल्वेंट हुआ है एंड हु इज़ द ऑनर ऑफ द गुड्स। गुड्स के ऑनर कौन है, सेलर है या बायर है। ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप फ्रॉम द सेलर टू द बायर कैन बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। टाइम, अब देखो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप सेलर से बायर की तरफ, दो हेडिंग्स है इसकी। टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी चेंजेस हैंड, एक ऐसा टाइम जहाँ पर प्रॉपर्टी हैंड्स चेंज कर रही है, मतलब सेलर के पास के हैंड से बायर के हैंड पे जा रही है। रेजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ डिस्पोजल, और डिस्पोजल का राइट का रिजर्व करना कि भाई आगे जो गुड्स में, सपोज करो कोई सेलर है, उसने आगे गुड्स भेजिए दूर के पर्सन को, तो अगर वो पर्सन जब तक सेटल आउट नहीं करेगा उसके डिस्पोज ऑफ के राइट वो सेलर रखेगा अपने पास। देखो फर्स्ट, देखो पहले, टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी चेंजेस हैंड। व्हेन डज द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप पास फ्रॉम द सेलर टू द बायर इज एन इंपॉर्टेंट इशू इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। व्हेन डज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप जब पास हो रही है एक सेलर से बायर की तरफ, इज इंपॉर्टेंट इशू। ये इंपॉर्टेंट इशू है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर। नॉर्मली इट इज एग्रीड बिटवीन द पार्टीज व्हेन सच ट्रांसफर विल टेक प्लेस। पार्टीज में एग्रीड हो जाता है वैसे तो कि भाई ये ट्रांसफर होगा कब, बट इन द एब्सेंस ऑफ सच एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में ये चीज़ नहीं है, द एक्ट स्टिपुलेट्स व्हेन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विल डीम टू बी इफेक्टेड इन द सेल कॉन्ट्रैक्ट। फिर जो एक्ट्स है वो एक शर्त रखता है कि कब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगी, मानी जाएगी सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ गुड्स सोल्ड। प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप डिपेंड करती है किस टाइप की गुड्स है, एंड ईच टाइप ऑफ डिफरेंट रूल्स गवर्निंग सच ट्रांसफर। और हर डिफरेंट रूल्स लगेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स की ट्रांसफर के लिए। टाइप्स ऑफ गुड्स आर असर्टेन और स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन और जेनरिक गुड्स, गुड्स सेंड्स ऑन अप्रूवल, और सेल और रिटर्न गुड्स। अब देखो, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन असर्टेन गुड्स। अगर असर्टेन गुड्स है, मतलब जब पार्टीज ने दोनों कॉन्ट्रैक्ट किया तो गुड्स को स्पेसिफाई कर दिया यही वाली गुड ट्रांसफर होएगी, तो फिर वही वाली गुड्स ट्रांसफर होएगी। देखो, असर्टेन और स्पेसिफिक गुड्स रेफर्स टू सच गुड्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड और स्पेसिफाइड बाय द पार्टी एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम आइडेंटिफाई कर ली गई यही वाली गुड्स ट्रांसफर होगी, इसके अलावा कोई नहीं होगी। एंड सेलर डज नॉट हैव द टू मेक एनी मॉडिफिकेशन और एडिशन टू द गुड्स। अब सेलर के पास कोई राइट नहीं है कि कोई मॉडिफिकेशन करे उस गुड्स के अंदर या फिर एडिशन करे, वही सेम चीज़ चाहिए। इन दिस केस बोथ पार्टीज, द सेलर एंड द बायर, नो स्पेसिफिकली वट द गुड्स आर एंड वट इज क्वांटिटी फॉर विच द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज टू टेक प्लेस। तो इसलिए जो ट्रांसफर होगी ओनरशिप की, किस टाइप की क्वालिटी की और किस टाइप की क्वांटिटी की टेक प्लेस होगी। फॉर एग्जाम्पल, ए सेज टू बी दैट ही वांट्स टू बाय द ब्लू जार दैट इज डिस्प्लेड इन द शो
विंडो ऑफ बी शॉप, ए ने बोल दिया कि जो बी के विंडो शॉप के अंदर ब्लू कलर का जार है वही उसे चाहिए. इन दिस केस बोथ पार्टीज हैव क्लियरली आइडेंटिफाइड द गुड्स दैट इज टू बी सोल्ड. सर्टेन गुड्स आर अवेलेबल विद द सेलर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे अवेलेबल होनी चाहिए सर्टेन गुड्स. ठीक है. According to section 19, if the contract of sale is about a certain specific goods and the parties to the contract have agreed on the terms of the sale, अगर पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीड है सेल के लिए और असर्टेन गुड्स है, इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विल बी अफेक्टेड ओनली द फॉलोइंग. जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ओनली इस रूल्स के अकॉर्डिंग अफेक्टेड होगी व्हेन द गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट. अगर जो गुड्स है डिलीवरेबल स्टेट में, गुड्स आर डीम्ड टू बी डिलीवरेबल स्टेट व्हेन द बायर एग्रीज टू एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ द गुड्स. बायर एग्री आता है डिलीवरी गुड्स लेने के लिए एंड द गुड्स आर इन कंडीशन दैट दे कैन बी डिलीवर्ड. और गुड्स इस कंडीशन में है कि इसको डिलीवर करा जा सकता है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ द सेल ऑफ द गुड एक्ट, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज अबाउट द सेल ऑफ सर्टेन गुड्स व्हेन which are in deliverable state, the ownership of goods is transferred to the buyer when the contract is made. the ownership तब goods transfer हो जाएगी जब वो contract बनेगा. if the contract is unconditional, अगर contract unconditional होगा, कोई condition नहीं fulfill करनी तो, और goods deliverable state में है, certain भी है, तो वहीं पे ही ownership transfer हो जाएगी उस goods की. ठीक है. आगे देखो, व्हेन स्पेसिफिक गुड नीड टू बी पुट इन डिलीवरेबल कंडीशन. अगर स्पेसिफिक गुड्स को जरूरत है अभी डिलीवरेबल कंडीशन में डालने की. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज फॉर सच सर्टेन गुड्स विच आर नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, अभी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है वो, एंड द सेलर इज रिक्वायर्ड टू डू समथिंग टू ब्रिंग द गुड्स इन टू डिलीवरेबल स्टेट, और सेलर को अभी कुछ करना है डिलीवरेबल स्टेट में उस गुड्स को लाने के लिए. द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज नॉट अफेक्टेड टिल सच टाइम एज द नेसेसरी वर्क हैज़ बीन डन इन द गुड्स. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप तब तक अफेक्ट नहीं होगी जब तक वो नेसेसरी वर्क है वो गुड्स को डिलीवरी स्टेट में लाने के लिए नहीं किया जाएगा. द बायर हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, और बायर को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी. फॉर एग्जांपल, ए बाइज ए गोल्ड रिंग फ्रॉम बी विच विल बी डिलीवर्ड टू ए आफ्टर इट हैज़ बीन पॉलिश्ड. भाई उसने ये बोल दिया कि ये वाली स्पेसिफिक मेरे को रिंग चाहिए, लेकिन उसने बोला कि भाई ये अभी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, इसको पॉलिश करके आपको देंगे. द ओनरशिप ऑफ द रिंग विल ओनली बी डीम्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू ए व्हेन इट हैज़ बीन पॉलिश. तभी ट्रांसफर स्टेट में आएगी, तभी ओनरशिप ट्रांसफर होगी जब वो पॉलिश हो जाएगी. एंड बी हैज़ इन्फॉर्म्ड ए दैट द रिंग इज इन डिलीवरेबल स्टेट, और जो बी है इन्फॉर्म करेगा ए को कि रिंग जो है अब डिलीवरेबल स्टेट में आ गई है. आगे है व्हेन द सेलर हैज़ टू डू समथिंग फॉर असरटेनिंग द प्राइस. जब सेलर को कुछ काम करना है प्राइस को सर्टेन करने के लिए. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22, व्हेन वेयर द सेल कॉन्ट्रैक्ट इज अबाउट सच असर्टेन गुड्स के लिए है विच आर इन डिलीवरेबल स्टेट है, बट द सेलर नीड्स टू असर्टेन देयर प्राइस. देखो, गुड्स असर्टेन कर ली है, डिलीवरेबल स्टेट में भी है, कोई काम नहीं करना डिलीवरेबल स्टेट के लिए लाने के लिए सेलर को, बट प्राइस को असरटेन करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए. नीड टू असरटेन देयर प्राइस बाय मेजरमेंट, वेटेज और डूइंग एनी अदर एक्ट ऑफ द गुड्स. ये चाहे वो प्राइस मेजरमेंट करे, वेटेज लेके करे, और कोई भी अदर एक्ट करके गुड्स का प्राइस सेटल करे. द ओनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर टिल सच टाइम दैट द सेलर हैज. तो जो ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक सेलर है प्राइस को असरटेन नहीं कर लेगा. ठीक है. आगे है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन अनसर्टेन गुड्स. पहले हमने पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन असर्टेन और स्पेशल गुड्स के लिए करी, स्पेसिफिक गुड के लिए करी थी. हम यहाँ पर अनसर्टेन गुड्स के लिए कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर ओनरशिप इज नॉट अफेक्टेड टिल द गुड्स हैव बीन असर्टेन. जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, जब तक वो असर्टेन नहीं होगी. अनसर्टेन गुड्स रेफर्स टू सच गुड्स दैट हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड. अनसर्टेन गुड्स वो होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे स्पेसिफिक आइडेंटिफाई नहीं की जाती. ओनली डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स हैज़ बीन गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है गुड्स इस टाइप की हुई है. फॉर एग्जाम्पल, A contracts to buy a sheet of glass of particular size and thickness from B go down. The ownership of the sheet is not transferable. Ownership transferable नहीं है. To transferable to A until he selects or identify the sheet that he wants to buy. जब तक वो select नहीं करेगा तब तक ownership transfer नहीं होगी. The ownership of the uncertain goods cannot be transferred till such time that the goods are ascertained. जब तक ascertain नहीं होगी तब तक transfer नहीं होगी. In the words of Lord Larisburn, a contract to sell uncertain goods is not a complete sale but a promise to sell. complete sale नहीं होती, promise to sell होगी. The rules governing the transfer of ownership of uncertain goods are as follows. Goods must be ascertain. goods ascertain होनी जरूरी है. goods appropriate, जो उसके काम के अकॉर्डिंग appropriate होनी चाहिए. goods must be delivered to the carrier
गुड्स जो है कैरियर को डिलीवर हो जाने चाहिए। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ, अब हमने सेकंड फर्स्ट पढ़ा असर्टेन गुड्स, सेकंड पढ़ा अनसर्टेन, थर्ड है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल। भाई गुड्स भेजी गई है अप्रूवल के लिए, और ऑन सेल ऑन रिटर्न। भाई अगर अप्रूवल हो जाती है तो सही है, ठीक है, रख ले, और सेल हो जाएगी, और नहीं तो फिर वापस रिटर्न आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर फॉर हिज अप्रूवल, गुड्स जब डिलीवर कर रहे हैं बायर को फॉर हिज अप्रूवल के लिए, ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, या तो सेल पे या फिर रिटर्न हो जाएगी वापस, और सम अदर नॉर्मल कंडीशन प्रैक्टिस द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टू द बायर कैन बी अफेक्टेड एज अंडर। तो देखो फर्स्ट व्हेन द बायर एक्सप्रेसली कम्युनिकेट्स टू द सेलर हिज एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स और डज समथिंग टू इंडिकेट हिज एक्सेप्टेंस, द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कंप्लीटेड। जब बायर खुद के बोल के बता देगा, कम्युनिकेट कर रहे कि भाई ठीक है जी मैंने ये जो एक्सेप्टेंस है गुड्स की एक्सेप्ट कर ली है, तो फिर वहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। सेकंड है व्हेन द बायर डज नॉट इंडिकेट हिज एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स टू द seller but retain the goods without communicating his disapproval to the seller or if a time limit has been fixed। देखो मान लो 10 दिन के लिए सोहन ने रोहन को अपनी वॉच दी थी कि भाई ठीक है यूज़ कर ले और बता दियो मेरे को। 10 दिन तक उसके पास ये राइट था कि वो बता दे, लेकिन 10 दिन के बाद तक उसने नहीं बताया और गुड्स अपने पास ही रखी, तो क्या माना जाएगा कि ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है और गुड्स सेल हो गई है। ठीक है, उसको पैसे देने पड़ेंगे उस टाइम। ठीक है, आगे है रेजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ डिस्पोजल। अब राइट ऑफ डिस्पोजल देखो क्या होता है कि भाई सपोज करो जो बायर और सेलर और बायर जो है दूर दूर रहते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ कि ये चीज़ भेजनी है मेरे को और मैं ये पैसे आपको भेजने के बाद मिल जाएंगे। ठीक है, तो सेलर जो है अपने सिक्योरिटी पर्पस से क्या करेगा, जो राइट ऑफ डिस्पोजल है, सारे सामान तो भेज देगा वो, लेकिन राइट ऑफ डिस्पोजल है, जो बिल्स होते हैं वो अपने नाम पे होंगे उसके। तो जब तक मतलब कि और जो रास्ते में जो भी कोई डैमेज होता है, कुछ भी होता है, वो सेलर के हाथ में, सेलर के अंदर ही आएगा, सेलर के अंडर आएगा वो डैमेज वगैरह जो भी है, क्योंकि अभी गुड्स सेलर के नाम पे चल रही है। और वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं उसकी राइट्स को दिखाने के लिए गुड्स के रिगार्डिंग, वो अपने पास रखेगा। और जब तक बैंक में, और बैंक को दे देगा, या तो कि बैंक के जैसी पेमेंट आ जाएगी वैसे ही बैंक उसको वो बिल्स वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे। तो रेजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ डिस्पोजल। द लैटिन फॉर द राइट ऑफ डिस्पोजल इज जस्ट डिस्पोंडेंडी व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू द बायर हु इज़ फार अवे, जो दूर है, एंड द गुड्स आर डिस्पैच टू द बायर बाय द पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट ही रिसीव द पेमेंट फॉर द गुड्स। कि भाई ये इंश्योर करने के लिए कि भाई पेमेंट ऑफ द गुड्स रिसीव होएगी, द सेलर रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। सेलर जो है डिस्पोजल का राइट रिजर्व कर लेता है। जैसे कि नॉर्मली इफ द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर एंड द बिल ऑफ लेडिंग और द रेलवे रिसिप्ट इज टेकन इन द नेम ऑफ द सेलर, सेलर के नेम पे ली जाती है या फिर उसके एजेंट के नेम पे, इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट द सेलर हैज़ रिजर्व द राइट। ये माना जाता है कि सेलर के पास राइट है डिस्पोजल का। एंड डैमेज टू द गुड्स, अगर रास्ते में ट्रांजिट में कोई डैमेज हो जाती है वो भी सेलर ही बॉर्न करेगा। Section 25 of Section A lays down that when a contract of sale is made for the specific goods and goods are delivered after the contract is made, contract of sale स्पेसिफिक गुड्स के लिए हो रही है और जो गुड्स है डिलीवर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के होने के बाद, अंडर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिलीवरी द सेलर इज टाइटल टू रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल टिल सच टाइम एज सच टर्म्स आर में, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट के सारे टर्म्स कंप्लीट नहीं हो जाते, मतलब पेमेंट नहीं आ जाती। इन सच केस इवन इफ द सेलर हैज़ डिस्पैच द गुड्स टू द बायर, चाहे डिस्पैच कर दिए गुड्स को बायर को, ही रिटेन्स द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स टिल द कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू सेटिस्फाई। वो अभी भी राइट ऑफ ओनरशिप अपने पास ही रखेगा जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट के सारे जो कंडीशंस हैं सेटिस्फाई नहीं हो जाते। व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू शिपिंग कंपनी और द रेलवे, गुड्स जब डिलीवर होती है शिपिंग कंपनी को और रेलवे को, द सेलर सेंड द बिल ऑफ लीडिंग और रेलवे रिसिट अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट टू द बायर थ्रू हिज एजेंट और बैंक विद इंस्ट्रक्शन दैट दीज वी डिलीवर्ड टू द बायर। वो अपने एजेंट को या फिर बैंक को सारे जो बिल्स हैं, बिल ऑफ लीडिंग, रेलवे की रिसिप्ट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स है, वो अपना एजेंट भेजता है बायर के पास या फिर बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देता है कि ये तभी डिलीवर करने हैं ये बिल जब बायर पैसे पेमेंट कर देगा, पैसे की पेमेंट कर देगा गुड्स की। इन दिस वे सेलर इज द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। इस तरीके से वो डिस्पोजल ऑफ गुड्स का राइट अपने पास रख लेता है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। अब गुड्स ऑफ की टाइटल ट्रांसफर करना,
The objective of transfer of the title of the good is transfer of the right of the ownership of goods. ऑब्जेक्टिव क्या है टाइटल ऑफ गुड्स को ट्रांसफर करने का, कि राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स को ट्रांसफर करना है, नॉट मेनली ट्रांसफर पोजीशन, सिर्फ पोजीशन को ट्रांसफर करना नहीं है। तीसरे द क्वेश्चन एज टू हु इज एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर ऑफ द गुड्स, किसको कौन करेगा ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स का। द जनरल रूल इज दैट ओनली द ओनर ऑफ द गुड्स कैन सेल द गुड्स। जनरल रूल यही कहता है कि जो ओनर है उस गुड्स का वही ट्रांसफर कर सकता है, वही सेल कर सकता है अपने गुड्स को, एंड ट्रांसफर इस टाइटल टू द गुड्स टू द बायर, और ट्रांसफर कर सकता है उसके टाइटल को बायर को। बट देयर आर सिचुएशंस व्हेन द गुड्स आर नॉट सोल्ड बाय द ओनर। कई सिचुएशन ऐसी होती है कि ओनर के द्वारा गुड्स नहीं सोल्ड किया जाती, जैसे लाइक एन एजेंट सेल द गुड्स ऑन बिहाफ प्रिंसिपल। एक एजेंट सॉल्व करता है अपने सेल करता है गुड्स को अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे। और पर्सन हु हैज स्टोलन सम गुड्स, या फिर पर्सन जिसने चुराई है कोई चीज़ दैट डू नॉट बिलोंग टू हिम, उसकी नहीं है, वो सेल्स द गुड्स सेल करता है। अनदर सिचुएशन कैन बी व्हेन एन एजेंट एक्सीड्स द अथॉरिटी ऑफ द प्रिंसिपल इन सेलिंग सम गुड्स। एजेंट को थोड़ी अथॉरिटी दी गई थी, उसने बहुत ज़्यादा अथॉरिटी का यूज़ कर लिया है, उस अथॉरिटी से ज़्यादा अथॉरिटी का यूज़ कर लिया गुड्स को सेल करने के लिए। तब इन केस गुड्स आर सोल्ड बाय एन एजेंट हु इज़ नॉट ऑथराइज टू सेल दैम, और बाय एक ऐसा एजेंट ने गुड्स को सोल्व कर दिया जबकि ऑथराइज नहीं है उसको, कि इतनी अथॉरिटी नहीं मिली कि वो इस गुड्स को सेल कर सके। और बाय ए पर्सन हु हैज़ नो टाइटल टू द गुड्स, और ऐसे पर्सन के द्वारा जिसका गुड्स का टाइटल उसके पास है ही नहीं। द क्वेश्चन दैट अराइज इन विच पार्टी शुड बियर द लॉस इन सच केस। क्वेश्चन अराइज यहाँ पे होता है कि कौन सी पार्टी अब इसका लॉस बियर करेगी। शुड द ओनर ऑफ द गुड्स लॉस हिज प्रॉपर्टी फॉर एवर। भाई क्या ओनर को अपनी सारी गुड्स की प्रॉपर्टी है वो लॉस कर देनी चाहिए फॉर एवर के लिए। और शुड एन अनसस्पेक्टिंग बायर हु हैज़ बोट द गुड्स इन गुड फेथ बी मेड टू सफ़र लॉस। या फिर जो बायर है जिसको पता ही नहीं है कि भाई ये ऐसे किसी और की प्रॉपर्टी है और मैं ख़रीद रहा हूँ, और उसने गुड फेथ में उस चीज़ खरीदी है, उसको लॉस बियर करना चाहिए। In such circumstances, if the seller, who is not the owner of the good, has a capacity to pay for such goods, देखो इस सर्कमस्टांस में जो सेलर है हैज़ द कैपेसिटी, उसको पे गुड्स को पे करने की कैपेसिटी है, उसके बाद देयर इज़ अ नॉट मच ऑफ प्रॉब्लम, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज द ओनर ऑफ द गुड्स कैन स्यू सच पर्सन फॉर अनलॉ, क्योंकि जो ओनर है उस सेलर को स्यू करेगा अनलॉफुल सेल ऑफ गुड्स के लिए एंड क्लेम डैमेज क्लेम कर लेगा। बट एज ऑफन इन द केस व्हेन द सेलर हु डज नॉट हैव द राइट टू सेल, जो सेलर था इसके पास सेल करने का राइट नहीं था, एंड डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू मेक, और उसके पास कैपेसिटी भी नहीं है कि वो जो लॉस ऑफ द ओनर ऑफ गुड्स है उसको पे कर दे, सेल्स द गुड्स, इट बिकम्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट हो जाती है। द लॉ हैज़ मेड सम प्रोविजन फॉर, इसके लिए लॉ ने बहुत सारे प्रोविजन बनाए हैं। The next question that arises is whether or not a person who is not the owner of the goods or who has no right to sell the goods can transfer the ownership of the goods to buyer. द आंसर सिंपल, वट वी डू नॉट हैव वी कैन नॉट गिव। जो हमारे पास नहीं है हम नहीं दे सकते, अगर हम ऑनर नहीं है उस चीज़ के तो हम आगे उसको बेच भी नहीं सकते। जो हमारे पास चीज़ नहीं है वो हम दे नहीं सकते। विच गिव्स द सेलर कैन ओनली ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इफ़ ही हैज़ सच ओनरशिप इन द फर्स्ट प्लेस। भाई ओनरशिप पर भी ट्रांसफर हो सकते हैं जब तक उसके पास ओनरशिप हो। आगे इस रिगार्डिंग एक्सेप्शंस हैं, देखो। According to Section 27, the general rule that governs the transfer of the title to the goods is that the buyer acquires no better title to goods than the seller had. But in the following situation, if the person is the good faith and by paying a reasonable price buys goods from somebody who is not the owner of goods, he has good title to the good. लेकिन एक पर्सन ने रिजनेबल प्राइस पे किया है, गुड फेथ में उसको ख़रीदा है, और जबकि उससे ख़रीदा है जो ओनर नहीं है उसका, तो वो तो गुड टाइटल का रिसीवर माना जाएगा। टाइटल बाय एस्टॉपल, इफ़ द ओनर ऑफ द गुड्स बाय हिज एक्शन कंडक्ट और बिहेवियर कन्विंसेस द बायर दैट द सेलर इज द ओनर ऑफ द, जो ओनर ऑफ गुड्स खुद अपने एक्शन से बता देता है, जो खुद ओनर है गुड्स का, वो अपने एक्शंस के थ्रू ये बताता है बायर को कि जो सेलर है वो ओनर ऑफ द गुड है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में देखो, तो फिर जो ओनर ऑफ द गुड है, बायर सेलर इज द ओनर ऑफ द गुड एंड हैज़ द अथॉरिटी ऑफ द ओनर टू सेल, और जो सेलर के पास अथॉरिटी है उस गुड्स को सेल करने की, जबकि वो नहीं है उसके पास। एंड इंड्यूसेस द बायर टू परचेज द गुड्स, और इंड्यूस करता है बायर को परचेज कर ले गुड्स को। कैन नॉट लेटर क्लेम द सेलर हैड नो राइट टू सेल द गुड्स, बाद में वो क्लेम नहीं कर सकता कि सेलर के पास राइट नहीं है उस गुड्स को क्लेम करने का। फॉर एग्जाम्पल देखो, बी सेल्स ए की बाईसाइकिल टू सी, बी ना ए की बाईसाइकिल सी को बेच रहा है,
ए प्रेजेंट है जब कॉन्टैक्ट हो रहा है, सेल हो रही है, बट ही मेक्स नो कमेंट, उस टाइम पे कोई कुछ नहीं बोलता वो, नॉट डज ही से दैट बाईसाइकिल, और ये भी नहीं बताता कि बाईसाइकिल मेरी है, ठीक है। हेयर ए कंडक्ट्स कन्विंसेस बी दैट ही इज द ओनर ऑफ द बाईसाइकिल। तो यहाँ पर ए की जो एक्शन है ना वो ये कंडक्ट करता है कि ही इज द ओनर ऑफ द, दैट बी कन्विंसेस बी दैट बी ही इज द ओनर, वो ये कन्विंस कर रहा है कि बी है ओनर जबकि ए है, बी है ओनर ऑफ द बाईसाइकिल। इन सच केस ए बिकॉज ऑफ हिज कंडक्ट, अपने एक्शन की वजह से, अपने कंडक्ट की वजह से, कैन नॉट लेटर से बाद में नहीं बोल सकता दैट बी हैज़ नॉट राइट टू सेल द बी, कि बी के पास राइट नहीं है साइकिल को सेल करने का, एंड बी विल हैव अ गुड टाइटल टू इट। तो और बी गुड टाइटल है उसका, बी के पास गुड टाइटल होगा उसका, ठीक है। आगे है सेल बाय मर्चेंटाइल एजेंट। अगर मर्चेंटाइल एजेंट सेल करता है, व्हेन मर्चेंटाइल एजेंट हैज़ पोजेशन ऑफ गुड्स, के पास गुड्स के पोजेशन है और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी है टू द गुड्स विद द कंसेंट ऑफ द ऑनर ऑफ द गुड्स, गुड्स के ऑनर की कंसेंट से कि इसको बेचने के लिए उसको दिया गया है, एंड सेल्स द गुड्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के अंदर सेल कर रहा है उस गुड्स को। ए सेल मर्चेंटाइल एजेंट इज डीम्ड टू बी गुड एज गुड एज मेड बाय द ओनर ऑफ द गुड्स हु हैज़ गुड टाइटल टू द गुड्स, वो सेम माना जाएगा जैसे ओनर ऑफ द गुड्स के पास जैसे सेल हुई है। बट इन सच सर्कमस्टांसेस द बायर मस्ट हैव एक्टेड इन गुड फेथ, इस सर्कमस्टांसेस में बायर भी गुड फेथ में ही एक्ट कर रहा होगा, एंड मस्ट नॉट हैव द नॉलेज दैट द सेलर हैज़ नो अथॉरिटी टू सेल द गुड्स, और मस्ट नॉट उसकी नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि सेलर हैज़ नो अथॉरिटी, सेलर के पास अथॉरिटी नहीं है उस गुड्स को बेचने की। अगर सेल बाय ओनर, मान लो एक कोई भी चीज़ के कई सारे ओनर हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28, इफ़ अ थिंग इज़ ओन्ड बाय मोर देन वन पर्सन एंड इज़ इन द पोजेशन ऑफ वन, और वो वन को ओनर के पास है विद द कंसेंट ऑफ द अदर्स एंड द, सभी लोगों की सहमति के पास वो चीज़ एक कॉर्नर के पास है, एंड द कॉर्नर इज पोजेशन ऑफ दिस थिंग्स सेल, जिसके पास पोजेशन है, जिसके पास है वो चीज़, वो सेल्स कर देता है उसको। द बायर गेट्स द कंप्लीट ऑनरशिप ऑफ द थिंग्स, बायर के पास कंप्लीट ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, बट दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द बायर हैज़ एक्टेड इन गुड फेथ, तभी होएगा जब बायर ने गुड फेथ में अपना ये काम किया, एंड पेड अ प्राइस फॉर, उसके लिए प्राइस पे किया है, एंड हैड नो प्रियर डाउट अबाउट द सेलर्स राइट टू सेल द थिंग, उसके पास कोई डाउट नहीं था पहले कि भाई सेलर का राइट है उसको ये वो चीज़ बेच सके या नहीं सके। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी आर कॉर्नर ऑफ द सम गुड्स एंड बी विद द कंसेंट ऑफ ए इज इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स, उसके पास वही उसकी कंसेंट से उसके पास है पोजीशन ऑफ गुड। आफ्टर सम टाइम बी सेल द गुड्स टू सी, बी ने गुड्स को सी को बेच दिया, हु बाइज दैम इन गुड फेथ में बाई किया, इन सच केसेस सी विल बी ए गुड टाइटल टू द, सी के पास गुड टाइटल होगा गुड्स का क्योंकि उसने गुड फेथ में खरीदा है। सेल बाय पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, देखो पोजेशन ऑफ गुड्स जिसके पास थी उसने एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत सेल कर दिया। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29, इफ अ बायर बायज गुड्स फ्रॉम अ पर्सन हु हैज़ ऑब्टेन्ड द गुड्स बाय कोई रीजन, बायर जो बाय करी है उसने गुड्स एक पर्सन से जिसने उसको आगे कोई रीजन डरा धमका के फ्रॉड या अंडर इन्फ्लुएंस से प्राप्त किया था उस चीज़ को, एंड इफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द सेलर हैज़ ऑब्टेन्ड द गुड्स इज नॉट रिजाइंड, और कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन नहीं हुआ था, द बायर गेट्स ए गुड टाइटल टू द गुड्स, बायर को तो गुड टाइटल मिलेगा कि बायर को नहीं पता था। If the goods have been obtained under a voidable contract by the seller, the owner of the goods has the right to resign the contract and take the possession of the goods, तो ओनर जो रियल में ओनर ऑफ द गुड्स है उसके पास राइट है कि कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर दे एंड अपने गुड्स को वापस ले ले। बट बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिजाइंड, इफ द गिल्टी पार्टी सेल्स द गुड टू थर्ड पार्टी, जब तक कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन नहीं होता गिल्टी पार्टी जो है वो गुड्स को सेल कर थर्ड पार्टी को, ही इज़ नॉट एट फॉल्ट एंड हैज़ एक्टेड इन गुड फेथ, तो जिसका फॉल्ट नहीं है कोई भी उसने गुड फेथ में काम किया है, द ओनर ऑफ द गुड डज नॉट हैव द राइट टू गेट द गुड्स फ्रॉम द बायर, तो उसके पास ओनर ऑफ द गुड्स के पास उस बायर से खरीद वापस लेने का कोई राइट नहीं है, एंड द लेटर वाज ए गुड टाइटल टू द गुड्स, के पास गुड टाइटल है। बट इफ द ओनर ऑफ द गुड्स हैड रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट ही हैड बीन विद द सेलर, द जो सेलर के साथ उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था अगर उसने वो रिजाइन कर दिया, टाइटल ऑफ द बायर ऑफ द गुड्स विल बिकम डिफेक्टिव, टाइटल ऑफ द बायर है जो गुड्स का वो डिफेक्टिव हो जाएगा क्योंकि उसने पहले रिजाइन कर दिया। अब आगे देखो, सेल बाय सेलर इन पोजेशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल, देखो सेलर ने एक गुड्स सेल कर दिया, देखो जैसे ये टीवी का सेलर है, ठीक है एस, और ये
एक बंदा है पी जिसने इससे सामान खरीदा, ठीक है। पी ने इससे सामान टीवी खरीदा, लेकिन इसने बोला कि मेरा घर बन रहा है, अभी घर बन जाने के बाद मैं ये इसकी ट्रांसफरेशन मतलब ट्रांसफ़र लूँगा, मतलब इसकी डिलीवरी लूँगा, लेकिन पे कर दिया उसके लिए। तो जो अब टीवी है वो किसका है? पी का है। सेलर ने तो टीवी बेच चुका है, लेकिन सेलर ने वो टीवी बेच चुका है, वो ओनरशिप तो इसकी पी के पास है, लेकिन ये पोजेशन अभी एस के पास ही पड़ा है। इस सेलर ने ये बिकी हुई चीज़ है किसी और पर्सन को सी को बेच दी, ठीक है, किसी और पर्सन सी को बेच दी। तो उसके मामले में क्या होएगा देखते हैं। ये बिकी हुई चीज़ थी, ये अब एस की थोड़ी थी, ये तो पी की थी। ये बिकी हुई चीज़ उसने इसको बेच दी, किसी और की चीज़ किसी और को बेच चुका दी, ठीक है। देखो, according to section 30 section 1, if the delivery of the goods under a contract of sale is scheduled, डिलीवरी ऑफ गुड्स शेड्यूल कर रखी है फॉर फ्यूचर डेट के लिए, भाई कि जब उसका घर बन जाएगा तो फ्यूचर डेट में शेड्यूल में डिलीवरी दे देना। एंड द सेलर इज इन पोजेशन ऑफ गुड्स, सेलर के पास पोजेशन है उस गुड्स का, इवन दो द ओनरशिप हैज़ बिन ट्रांसफर टू द बायर, चाहे ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है बायर के पास, पी के पास। एंड इफ अनदर बायर विदाउट नोइंग दैट द गुड्स हैव बीन सोल्ड, अनदर बायर आया सी, उसको नहीं पता था कि गुड्स पहले ही बेच चुकी है, एंड पेइंग ए प्राइस फॉर, उसके गुड्स के लिए प्राइस पे कर दिया, बाइज द गुड्स इन गुड्स फेयर में उसको खरीद लिया। एंड द सेकंड बायर गेट्स अ गुड टाइटल टू द गुड्स, सेकंड बायर को भी सी को भी गुड टाइटल मिल गया। द रियल ओनर ऑफ द गुड्स, द फर्स्ट बायर डज नॉट हैव द राइट टू गेट द गुड्स, के पास राइट नहीं बनता कि गुड्स वापस लेने का। ही कैन ओनली फाइल सूट अगेंस्ट द रिकवरी ऑफ द प्राइस ही हैज पेड फॉर द गुड्स एंड द डैमेजेस दैट ही माइट क्लेम फॉर द सेलर। वो सेलर के पास बस एक सूट फाइल कर सकता है जो भी उसका प्राइस रिपे करे और उसको डैमेज जो हुआ उसको वापस करे, ठीक है। आगे है सेल बाय ए बायर इन पोजेशन ऑफ गुड्स, बायर के पास पोजेशन ऑफ गुड्स थी, ओनरशिप नहीं थी, और उसने आगे वो सेल कर दिया। सपोज करिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए है इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रांसफ़र, मतलब इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है इसकी। बी ने इससे क्या लिया? एक फ्रिज लिया, ठीक है। फ्रिज इसके घर पे इसने पहुंचा दिया, लेकिन लिया किस पे? इंस्टॉलमेंट पे लिया, ठीक है। हायर परचेज बोलते हैं इसको, इंस्टॉलमेंट पे लिया। इंस्टॉलमेंट बनवाई 10, ठीक है, 10 महीने की। फ्रिज तो पहुंच गया इसके पास, लेकिन इंस्टॉलमेंट अभी धीरे धीरे आ रही है, 1 आई, 2 आई, 3 आई। तो अभी जो जब तक इंस्टॉलमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती, इस फ्रिज की ओनरशिप किसके पास है? इसके पास। और पोजेशन अभी है किसके पास? वो बी के पास। और बी के पास पोजेशन है उस गुड्स की, और उसने इसको सी को बेच दिया, जबकि उसकी ओनरशिप ए की है। तो अब देखो क्या होता है। According to section 32, when a buyer with the consent of the seller get the possession of goods, possession of goods मिल जाएगी ओनरशिप के ट्रांसफर से पहले, एंड द लेटर सेल्स प्लेज, और उसने या तो बेच दिया या फिर उस गुड्स को गिरवी रख दिया थर्ड पार्टी के पास। एंड इफ द थर्ड पार्टी एक्ट्स इन गुड फेथ, थर्ड पार्टी अगर गुड फेथ में ठीक है, एंड गेट्स द पोजेशन ऑफ गुड्स ले ली बाय पेइंग ए प्राइस भी पे कर दिया, एंड विदाउट हैविंग सनी नॉलेज ऑफ द राइट ऑफ द ओनर टू द गुड्स, ही गेट द गुड टाइटल, उसको गुड टाइटल मिलेगा, जिसको नहीं पता। सेल बाय अनपेड सेलर, अब अनपेड सेलर देखो कौन होता है? जिसने पोजेशन दे दी है, डिलीवरी दे दी है, लेकिन उसको पैसे नहीं मिले उस चीज़ के लिए। सेक्शन 54(3) ऑफ द एक्ट प्रोवाइडेड व्हेन एन अनपेड सेलर एक्सरसाइज हिज राइट टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट, जब अपन अनपेड सेलर जिसको पे नहीं हुआ है, वो अपना राइट उसकी उसको रास्ते में उस गुड्स को ट्रांजिट में ही रोक दिया जाए, और हिज राइट टू लियान या फिर लियान कर ले टू गेट द पोजेशन ऑफ द गुड्स, पोजेशन ऑफ गुड्स को वापस लेने के लिए, ऑफ विच द ओनरशिप हैज़ पास टू द बायर, जिसकी ओनरशिप तो ट्रांसफ़र को देखो ट्रांसफ़र कर दी गई है, लेकिन पोजेशन अभी रास्ते में है, ये तो उसको रोक ले रास्ते में से। ही कैन रीसेल द गुड्स, उसको रीसेल करने का राइट्स होता है कि भाई रीसेल कर सकता है उस गुड्स को। द बायर इन सच रीसेल्स गेट्स एन एब्सोल्यूट टाइटल टू द गुड्स, जो बायर के पास जो होगा, रीसेल के पास जो सामान पहुंचा, तो बायर के पास तो क्या होगा? एब्सोल्यूट टाइटल होगा, सही टाइटल होगा गुड्स का। वेदर और नॉट द ओरिजिनल बायर हैज़ बिन इन्फॉर्म्ड द रीसेल हैज़ नो इफेक्ट ऑन द टाइटल ऑफ द न्यू बायर, न्यू बायर के टाइटल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता पुराने बायर को, तो पुराने बायर ने पैसे ही नहीं पे करे, बेशक उसने ओनरशिप ले ली है, लेकिन पैसे नहीं पे करे। सेल इन ओवर्ट मार्केट, ओवर्ट मार्केट में क्या होता है? चाहे जो है सेलर का जो
टाइटल है डिफेक्टिव है, अगर बायर ने उससे कोई चीज़ खरीदी है तो उसका टाइटल डिफेक्टिव नहीं माना जाएगा, उसका टाइटल गुड माना जाएगा। एन ओवर्ट मार्केट इम्प्लाइज ए मार्केट वेयर गुड्स आर ओपनली बॉट एंड सोल्ड अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल प्रैक्टिस ऑफ द ट्रेड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। बिना रेस्ट्रिक्शन के, जैसे नॉर्मल मार्केट में चीज़ें खरीदी बेची जाती है वैसे इसमें ट्रेड होता है। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लाइफ, ए बायर बाय सम गुड्स इन ओवर्ट मार्केट इन गुड फेथ, गुड फेथ में उसने अगर कोई चीज़ खरीद ली है, एंड अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिस ऑफ द ट्रेड इन सच मार्केट ही गेट्स ए गुड टाइटल, सच गुड्स को गुड्स टाइटल मिलेगा। इवन इफ द सेलर इज सेलिंग स्टोलन गुड्स, चाहे वो सेलर है चोरी का माल क्यों ना बेच रहा हो। इंडियन लॉ does not recognize this provision since it gives legitimacy to the sale of the stolen property, लेकिन इंग्लिश हिंदी ला इस पे नहीं वो करता। इन शॉर्ट वी कैन से दैट फॉर अ बायर टू हैव अ गुड टाइटल द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट मेट, अगर बायर को गुड टाइटल चाहिए तो ये कंडीशन उसको पूरी करनी पड़ेगी। द सेलर मस्ट बी मर्चेंटाइल एजेंट, जो सेलर होगा मर्चेंटाइल एजेंट होना चाहिए। ही मस्ट बी फैक्टर ब्रोकर या ऑक्शनर होना चाहिए। ही मस्ट हैव द कंसेंट ऑफ लेटर ऑफ द अथॉरिटी फ्रॉम द ओनर ऑफ द गुड्स, उसके बाद कंसेंट होनी चाहिए, जो भी एजेंट है उसके पास कंसेंट होना चाहिए ओनर ऑफ द गुड्स से कि इसको बेच सके वो। द सेल मस्ट बी मेड अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल एक्सेप्टेड प्रैक्टिस ऑफ द ट्रेड, जो सेल हो रही है नॉर्मल प्रैक्टिसेस और जो ट्रेड के द्वारा एक्सेप्टेड हो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। द बायर मस्ट हैव एक्टेड इन गुड फेथ, जो बायर है उसने गुड फेथ में काम किया होना चाहिए, गुड फेथ में चीज़ें खरीदी होनी चाहिए। द बायर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव नो नॉलेज दैट द एजेंट हैज़ नो अथॉरिटी टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट, जो बायर जब खरीद रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको ये नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि जो एजेंट है उसको अथॉरिटी नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने की या गुड्स को सेल करने की। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप स्टूडेंट जो आपका आज का चैप्टर था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और ओनरशिप, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।